ओके, तो मुझे बताइए हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? ओके, तो मैं नोट्स निकालता हूँ। तो ये हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने लास्ट वाले लेक्चर में प्लास्टिड खत्म किया था, और प्लास्टिड में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और लास्ट वाला कौन सा था? बोलो। बोलो, नाम तो बोलो क्या था? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आता था? एक मिनट रुकिए बस। अब विजिबल स्क्रीन सबको? या विजिबल है ना? ओके, तो हम पढ़ रहे थे प्लास्टिड। तो प्लास्टिड मैंने आपको बताया तीन तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता था? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता था क्लोरोफिल। और क्रोमोप्लास्ट के अंदर, अच्छा, एक और चीज भी होती थी, कैरोटीन। और अगर किसी एक को चुनना हो तो क्लोरोफिल। इस इसके अंदर क्या होता था? कैरोटीन। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता था? स्टोरेज। अच्छा, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो फर्दर तीन तरह का था। कौन सा? चलो, एलिरो एक बस बस बस, हम एलिरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होता था? क्या स्टोर करता था? एलिरोप्लास्ट प्रोटीन्स। फिर हमने पढ़ा था अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता था? स्टार्च। और हमने पढ़ा था स्टार्च भी चलेगा, दोनों एक ही बात है। एलायोप्लास्ट, एलाइलोप्लास्ट या एलायोप्लास्ट स्पेलिंग देखे ना, ऑयल स्टोर करता है ना। तो मेजोरिटी क्वेश्चन तो बस इसी से आ जाएगा अगर आना हो तो। जो बाकी पढ़ाया वो तो ठीक है, पढ़ना तो है ही, क्वेश्चन आना हो तो इसी से आ जाएगा। ठीक है। एक ये पूछ सकते हैं, प्लास्टिड पाया किसमें जाता है? प्लांट्स में। प्लांट्स के अलावा किसमें पाया जाता है? प्रोटिस्टा में। या प्रोटिस्टा मत याद करो, भूल जाओगे। प्रोटिस्टा याद करोगे तुम यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना याद करोगे डायरेक्ट, है ना। तो बस यही क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन पढ़ना सारा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या नाम है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो, जब कोई आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, एक दुकान से चीज़ लेता है, दूसरी दुकान को देता है, दूसरा दुकानदार तीसरे को देता है, फिर वो चीज़ कस्टमर को मिलती है। तो इस दुकानदार ने पूरा सिस्टम बिठा रखा है, ये चीज़ किससे आएगी, किससे आएगी, और कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी, है ना। या मैं कहूँ इस दुकानदार ने पूरा चेन बिठा रखा है कि कस्टमर तक आने का सिनेरियो क्या है। तो जब कोई सेल की ऑर्गेनाइज, क्या बोला मैंने? सेल की ऑर्गेनाइज एक दूसरे की मदद से काम करती है, यानी एक दूसरे के साथ काम करती है,
तो उसको बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम में काम कर रही है। और जब वो ऑर्गेनिज, ज़्यादातर ऑर्गेनिज का पार्ट मेम्ब्रेन का ही हो, मतलब वो मेम्ब्रेन का ही अरेंजमेंट हो, तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन सिस्टम। अब क्योंकि जो ये सारी की सारी ऑर्गेनिज है ये सेल के अंदर है, तो इसको बोल देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है? पहली बात, मतलब क्या है? मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन्स। एक्चुअली कोऑर्डिनेट मेथड, मतलब एक दूसरे की मदद करती हैं फंक्शन को परफॉर्म होने में। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, सॉरी सॉरी, हमारे जो सेल है उसकी 4 ऑर्गेनेल आती हैं। कितनी? 4। जब मैंने आपको ऑर्गेनेल्स के नाम लिखवाए थे, मैंने सेल वॉल लिखवाया, सेल मेम्ब्रेन लिखवाया, फिर मैंने 4 एक साथ लिखवा दी, फिर मैंने एक एक करके लिखवाई अलग अलग, न्यूक्लियस लास्ट में लिखवाया। तो इनको एक साथ लिखवाने का बेनिफिट, क्योंकि इनका हमने इनको पढ़ना भी एक ही साथ है, समझ रहे हो? तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसकी एग्जांपल क्या है? गोल्जी बॉडी, ईआर एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चारों ऑर्गेनेल्स एक साथ काम करते हैं और ये किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, एक्ट इन कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, अब वो बात कौन सी ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? इनको छोड़ के सारी, इनको छोड़ के सारी ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना? देखो, नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम, दीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि क्या सेंट्रियोल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? बोलो, आवाज आ रही है सबको? क्या न्यूक्लियस है? जब मैंने बोल दिया कोई भी नहीं है इनको छोड़ के, तो नहीं, सिर्फ यही 4 हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। तो सिर्फ आपने इन तीनों का नाम ही क्यों लिखा? हम्म, बोलो। देखो, ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ, रुको। अब जैसे सपोज करो, आपने जाना है अमृतसर, है ना? तो आपको एक रास्ते में शहर आएगा, कौन सा शहर आता है मुझे पता ही नहीं, फिरोजपुर के अलावा क्या आता है इसमें? चलो फिरोजपुर ही मान लो। गुरदासपुर आता है? नहीं आता यार, तरन तारण आता है। अमृतसर जाने बस। यूँ तो गुजरात से आओ तो और बहुत आएंगे, जलालाबाद, है ना? तो देखो, अब होता क्या, अरे यार, देखो, मैंने जलालाबाद से स्टार्ट किया, मैंने अमृतसर जाना। तो अब अगर मैं जलालाबाद से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब जलालाबाद के साथ ही में तो फाजिल्का था, है ना? जलालाबाद के साथ में तो फाजिल्का था। तो इट डिपेंड्स कि जो काम मैं करना चाहता हूँ, मुझे जलालाबाद से स्टार्ट करना है। जिस फंक्शन, जो फंक्शन मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ वो जलालाबाद से स्टार्ट हो रहा है। अब उसके पास में क्या, मुझे उससे क्या लेना देना? यूँ तो मैं सारे का सारा इंडिया कवर कर लूंगा कि इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, सारा ही अमृतसर के रास्ते में आता है। लेकिन जो काम मुझे करना है उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइज पार्ट ले रही है, मुझे सिर्फ उनसे मतलब है, चाहे दूसरी ऑर्गेनाइज एकदम साथ में पड़ी है। समझ रहे हो? जैसे कि अब किसी की शादी हो रही है यार, आप खुद सोचो, आपको पता है कि सुरबाला नाम का एक शख्स होता है शादी में? यार शादी तो दूल्हे की होगी ना, चाहे सुरबाला सारा टाइम उसके पास बैठा रहे। ये थोड़ी ना सुरबाले को बोलेगा तू ही शादी कर लेगा दोबारा। समझ पा रहे हो? न्यूक्लियस नो डाउट ईआर के पास में रहता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं आएगा इसमें। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, टेल मी द आंसर, which of the organelle is a part of endomembrane system?
गोल्जी बॉडी है नहीं। ईआर, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो बस याद करना है कि कौन सी पार्ट है, यही चार है पार्ट। अब इन चारों को याद करवाने के लिए ना टीचर लोग जो है ना, मतलब बड़े ट्रिक्स बनवाते हैं। अरे तुम ट्रिक्स क्यों बनवा रहे हो? आज तुम्हें मैंने ट्रिक बना के दे दी कि ओके। अब आ रही है आवाज? रुको, 1 मिनट दो मुझे। अब आ रही है सही? अब आ रही है? इज इट फाइन? ओके, तो मेरी बात सुनो। अब इसको बनाने के लिए ना बहुत सारी ट्रिक्स हैं। कोई बोलता है ऐसे बोलो, वी गर्ल। तो वी से वैक्यूल, जी से गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल से लाइसोसोम। तुमने ट्रिक्स नहीं याद करनी। तुम कितनी ट्रिक्स याद करोगे जिंदगी में? ट्रिक्स ही याद करते रह जाओगे। तुम्हें ट्रिक्स नहीं याद करनी, तुम डायरेक्ट याद करो, कोशिश करो। एक बार चीज़ डायरेक्ट याद होगी, फिर दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ट्रिक्स भी याद करोगे, फिर उन ट्रिक्स के मतलब क्या है वो भी याद करोगे, और फिर बाद में उसका मतलब गलत निकाल दोगे पेपर में प्रेशर के कारण। डायरेक्ट याद करो कौन सी है, गोल्जी बॉडी, ईआर और लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब होता क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देखो, जैसे कि कमल ने बोला था, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ही पास में एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, उसके साथ अटैच भी रहता है कई बार, कई बार, हमेशा नहीं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग है। क्या है? मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग। समझ रहे हो? तो इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये इतना छोटा स्ट्रक्चर है कि हमें कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा इसको देखने के लिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इनको देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ा था? सिर्फ देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ा? गलत आंसर। सिर्फ देखने के लिए मैंने बोला, स्टडी करने के लिए ना। इनको देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ा था। कौन सा? लाइट, नॉर्मल माइक्रोस्कोप, एक सादा सा माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो अब इनकी लाइट, अब फिर अच्छा, फिर लाइट माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या था? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो था, जब क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करी तो हमने स्टेनिंग नहीं करी, हमने कलर ही डाला। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करी हमने कलर डाला। याद है या नहीं याद है ये चीजें? हमने स्टेन किया था, ये याद है या नहीं? बाकी आपको याद है? अनामिका, प्राची और प्रीति आए हैं आज? ओके। ओके, अब आ रही है सही? अब 1 मिनट, अब सही आ रही है आवाज? अब सही आ रही है? 1 मिनट, अब सही आ रही है आवाज? ठीक है। मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ एक्चुअली। चलो, कोई बात नहीं। अब देखो, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी करेंगे। अब आपको याद है ना कि लाइट माइक्रोस्कोप की से हम देखते थे किन किन को? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है तो। अच्छा, इनमें से कौन सी को स्टेन करते थे लाइट माइक्रोस्कोप में? मतलब स्टेनिंग की जरूरत पड़ती थी, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में क्यों जरूरत नहीं पड़ती थी स्टेनिंग की? हाँ 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 हाँ, उसके पास ऑलरेडी ही पिगमेंट्स हैं, है ना? तो अब ये कौन सा माइक्रोस्कोप में देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में।
नाउ दिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट्स। देखो देखो इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ने क्या किया, साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट दिया। हम भी बांट देते हैं। देखो एक तो ये बाहर वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म का, ठीक है, ये सारा हिस्सा, और एक हिस्सा साइटोप्लाज्म का ये अंदर वाला, समझ रहे हो, ये ग्रीन कलर वाला। तो साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट दिया किसने, इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ने। जो बायोलॉजी में अगर कोई खाली जगह है ना, खाली जगह किसी पाइप की या किसी ट्यूब की, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो जो खाली हिस्सा अंदर वाला उसको बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इनसाइड ईआर। और जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट या साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फर्स्ट पेज में। ओके, अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती कैसे है। देखो तुम्हारी ये न्यूक्लियर क्या था, एक बार क्या हुआ, देखो ये तुम्हारा क्या है, सेल। अब सेल में क्या है, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की ही मेम्ब्रेन ने क्या किया, आउटग्रोथ करी। क्या किया, आउटग्रोथ करी, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के आजू बाजू में ना राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम बड़े होते हैं, मतलब उसके आसपास न्यूक्लियस। तो इसी मेम्ब्रेन ने क्या करी, आउटग्रोथ करी, ऐसा स्ट्रक्चर बना ली। इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, इसके साथ राइबोसोम भी अटैच हो गए। इसी स्ट्रक्चर को क्या हमने बोलना स्टार्ट कर दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। या अब क्योंकि इसके साथ तुम्हें खुरदरे खुरदरे से राइबोसोम भी अटैच्ड है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, तो हमने क्या बोल दिया, आर ई आर। क्या बोल दिया, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये एंडोमेम्ब्रेन ये भी अलग हो गई और राइबोसोम भी हट गई। तो ये कैसी होगी, ऐसी स्मूथ सी होगी। कैसी होगी, ऐसी स्मूथ सी। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इस तरह से दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या बना, आर ई आर। जब आर ई आर से राइबोसोम को हमने हटा दिया तो क्या बन गया, एस ई आर। कोई डाउट है किसी को इसमें, ओके। तो देखो वी हैव न्यूक्लियर एनवेलप, उससे आर ई आर एस सी आर बन गया। एस सी आर कैसे बना, जब राइबोसोम को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन है, हाउ इट डेवलप्स। अब जो शेप के हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शेप के हिसाब से वो तीन चार तरह की होती है। ये कह लो कि शेप्स के अलग अलग नाम है। अगर वो ऐसी शेप की है तो क्या बोलते हैं, सिस्टर ने। और अगर नेटवर्क ऑफ सिस्टर ने है तो नेटवर्क ऑफ सिस्टर ने ही याद कर लो। और अगर ऐसा ट्यूब लाइक है तो टिब्यूल, और अगर गोल गोल है तो वेसिकल। ये डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें डाउट होगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईआर की। तो ये टू टाइप्स की होती हैं, एक एस ई आर और एक आर ई आर। बोथ आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, आर ई आर को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस ई आर को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम अटैच रहते हैं। इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि नो राइबोसोम्स आर अटैच्ड। अच्छा, आर ई आर किससे बनती है, न्यूक्लियर एनवेलप से। और एस सी आर, एस सी आर ही आर से बनती है ना, आर ई आर ही आगे एस सी आर बनती है। तो डराइव फ्रॉम आर ई आर। आवाज आ रही है सबको मेरी, ओके। अब देखो, वैसे ना मेरा ना इंटरनेट पे लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, सेल में, जिसमें मैंने ये डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा डिटेल में। फ़ायदा नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। डायरेक्ट याद ही करो, समझ आ जाएगा आपको, अब वो टेंशन मत लो। जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये क्या है, आजू बाजू में उसके राइबोसोम। ये राइबोसोम का काम पता क्या होता है,
राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। समझ रहे हो? तो राइबोसोम क्या करते हैं एक्चुअली, जैसे ये सपोज करो ये एक राइबोसोम है। राइबोसोम के दो पार्ट रहते हैं। ये करते हैं ऐसे प्रोटीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ ना राइबोसोम को, देखो अभी दिखाता हूँ। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, देखो आपको नजर आ रहा है राइबोसोम के दो पार्ट नजर आ रहे हैं। अब ये यहाँ से क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ से प्रोटीन। ये प्रोटीन बना के कहाँ दे रहा है? अंदर। प्रोटीनॉइड बना रहा है एक्चुअली तो। अब ये प्रोटीन अंदर चला गया। कहाँ चला गया? अंदर चला गया। अंदर जाके ये प्रोटीन अपनी शेप चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? फोल्ड हो जाता है। समझ लो। अब यहाँ तो ये स्ट्रेट था, यहाँ अब ये एक्टिव हो गया, मतलब ना ये छोड़ो सब कुछ। आप तो बस याद रखो कि अब ये क्या होगा, ये प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो ये इसी तरह से वेजिकल में पैक हो जाएगा। देखो यहाँ से बाहर ऐसे ऐसे। ठीक है। अब ये प्रोटीन से पैक हो गया, समझ लो, और ये बंद हो गया। अब ये वेसिकल कैरिंग प्रोटीन बाहर आ गई। समझ आया राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे काम करते हैं एक दूसरे के लिए? ठीक है। तो इस तरह से जो राइबोसोम है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प, सॉरी जो ईआर है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है। और अब जो एस सी आर है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, जिसके साथ क्या रहता है, वो नहीं रहता, वो आर ईआर। तो वो कैसे भी करके ना साइटोप्लाज्म से सब्सटेंस गैदर करके इसी तरह के लिपिड के बनाती है। समझ लो, लिपिड के मतलब सैक्स बनाती है ना, थैले। तो लिपिड फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? एस सी आर। और प्रोटीन फॉर्मेशन में आर ई आर। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको मिलेगा इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। और ये किस में इन्वॉल्व होता है? लिपिड सिंथेसिस में, विच प्रोवाइड एंजाइम्स एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स, है ना। और अब जो लिपिड की एग्जांपल क्या है, एक तो फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन बनती है जिसकी हमारी, है ना, वो कौन हेल्प करता है? ये। और एक स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स भी लिपिड होते हैं। आपने देखा है जो लोग स्टेरॉइड खाते हैं वो मतलब वो फूल जाते हैं, देखा कभी? हाँ, उनका सेहत बढ़ जाती है, मतलब फ्लफी से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो लिपिड है, तेल ही तो है एक तरह से। एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है ना। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ एक्चुअली, एनाबॉलिक इफेक्ट इज आंसर, बट स्टिल याद करने के लिए, हमने तो सिर्फ पेपर क्लियर करना है। तो हाँ, तो लिपिड की एग्जांपल क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन एंड फॉस्फोलिपिड। और प्रोटीन में कौन हेल्प करता है? आर ई आर। अच्छा मुझे एक बात बताऊं, अगर कोई सेल है वो प्रोटीन बना रहा है, क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है लगातार, धड़ाधड़ प्रोटीन बना रहा है, तो उसमें आर ई आर ज्यादा होगी, एस ई आर? आर ई आर नॉर्मल, है ना। तो और अगर कोई सेल हॉर्मोन्स बना रहा है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन हॉर्मोन्स, तो उसमें भी ऑब्वियसली आर ई आर ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई स्टेरॉइड हॉर्मोन्स बना रहा है तो उसमें क्या ज़्यादा होगी? एस सी आर। इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ। ओके। अब हम पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट होने वाली गोल्जी बॉडी। क्या पढ़ने लगे हैं? गोल्जी बॉडी। एक साइंटिस्ट थे हमारे सर, इसको कमला गोल्जी बोलते थे। 2017 ना 2018 की बात कर रहा हूँ, जब हम पढ़ते थे। 2018 में कौन सी क्लास में था मैं? 12th में थे। तो कमला गोल्जी बोलते थे इसको। 1898 की बात है। ऑब्जर्व फ्लैट रेटिकुलर स्ट्रक्चर विद डेंस स्टेन, मतलब उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखे ऐसे नेटवर्क जैसे, ये भी नेटवर्क जैसे थे। लेकिन इनमें और आर्यन में फर्क पता क्या था, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसमें?
जब इसमें हमने डाई डाली ना तो इतने ज़्यादा स्टेन हो गए, ये बहुत ज़्यादा कलर ले लिया इन्होंने, गाढ़े गाढ़े नजर आ रहे थे। तो वो स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया इन्होंने, गोल्जी बॉडी, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था ना गोल्जी साहब ने, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर है इसके दो पार्ट थे, एक, ठीक है, एक एक था सिस्टरने और एक था वेसिकल। ठीक है, अब मुझे बताओ सिस्टर ने हमने क्या पहले पढ़ा है कभी? वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। कहाँ क्रिस्टे, यहाँ या वहाँ? ये पेपर में भी गलती करोगे, वो क्रिस्टे है, ये सिस्टर ने है। उन्होंने पेपर में ऑप्शन भी ऐसे ही देनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एक लिखा होगा एफ नॉट एफ वन पार्टिकल, एक लिखा होगा सिस्टर ने, है ना, एक लिखा होगा अपना वेसिकल्स, है ना। ना ऐसे नहीं ऑप्शन आएंगे, ऐसे आएंगे ऑप्शन। एक ऑप्शन आएगी वैक्यूल, एक आएगी सिस्टर ने, एक आएगी परोक्सीसो, एक आएगी नन ऑफ दीस। तो पूछेंगे इनमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, आपने कहना ले सिस्टर ने, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन, और फिर वो उसने आपको लगाना है थप्पड़, और आंसर जाएगा नन ऑफ दीस। समझ रहे हो? तो याद रखना, क्या है, सिस्टर ने किसका पार्ट है, गोल्जी बॉडी का, और वेसिकल भी किसका पार्ट है, गोल्जी बॉडी का। समझ रहे हो? तो जो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये सिस्टर ने है, और इससे जो छोटे छोटे गुब्बारे निकलेंगे, जैसे निकलने वाला है ये वाला, वो क्या है, वेसिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टर ने वेरिएबल है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब जो सिस्टर ने है उसके दो फेस है। देखो, ये बात सुनो, चलो ये बाद में बताऊंगा, फेस वाली बात। अच्छा, अब जो ना ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है गोल्जी बॉडी का। यहाँ बनाया होगा मैंने, ये देखो, अब यहाँ दो ही बनाया है समझाने के लिए, समझ लो, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। तो अब इसके ना दो, चलो वो बाद में बताओ। अगर किसी सेल में इस मल्टीपल मिल रही है, मतलब बहुत सारी मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी। क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी। लेकिन अगर किसी सेल में सिंगल सिंगल की फॉर्म में मिल रहा है, सिर्फ एक, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्टियोजोम। क्या बोलेंगे, डिक्टियोजोम। ये सेम ही है। इन प्लांट्स गोल्जी बॉडी इज यूनिसिस्टर्नल, यानी सिर्फ एक ही होता है, हेंस दे आर नोन एज डिक्टियोजोम। होती गोल्जी बॉडी ही है ये भी। अच्छा, इनका रोल क्या है, देखो प्रोटीन बनाने में हेल्प, मैंने क्या बोला था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो ऑर्गेनिज्म वो एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रोटीन स्टार्टिंग में बनाया किसने था, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा था, ईआर कर रही थी, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब प्रोटीन तो बन गया हमारा, ठीक है। अब सपोज करो, मेरी बात सुनो, जैसे एक फैक्ट्री में होते हैं ना बहुत सारे घर, उसी तरह से मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, ये पैकिंग डिपार्टमेंट है ना, ये सिंथेसिस डिपार्टमेंट है, यहाँ फैक्ट्री में सामान बनता है, यहाँ पैक होता है ना। तो फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है, बन तो रहा है ईआर के पास, कहाँ बन रहा है, ईआर के पास। अब उसने होना है पैक, क्या होना है, पैक, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना है, क्या मैंने बोला, अब उसने होना है पैक, और कहाँ जाना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जब सामान, अब यहाँ से देखो, सपोज करो ये निकल गया, समझ रहे हो, इसके अंदर सपोज करो ये हमने बना दिया, प्रोटीन डाल दिया हमने। अब देखो इसने तो बना दिए बहुत सारे, ठीक है। अब मैंने, अब सपोज करो ये आपका सेल है, अब मैंने इसको सेल के बाहर भेजना है, सपोज करो इसको मैंने भेजना है इस जगह पर, और इसको भेजना है मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो
सबके अपने अपने फंक्शन हैं, लेकिन अभी तो सभी एक जैसे लग रहे हैं ना एक जैसे, ये नहीं लग रहे? ये आपकी कोई अंतर्दृष्टि है जो आपको वैसे ही बता रही है कि अलग अलग है? लग रहे हैं सबको एक जैसे? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको ये सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे? लग रहे हैं ना? तो अब देखो इनका क्या होगा, हम इनको गोल्जी बॉडीज के बीच में से पास करवाएंगे। तो देखो पास करवाएं इनको, इनको इसको भी करा दिया, इसको भी करा दिया, इसको भी करा दिया। अब देखना होगा क्या, जैसे ही मैंने इसको पास करवाया तो मेरे पास 3 आ गए, है ना? अब देखो ये आ गए। अब देखना, इनमें मॉडिफिकेशन हो गई ना? सबको अपना अपना एक आइडेंटिटी कार्ड मिल गया कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, तुम्हारा ये काम है। तो बनाना सिंथेसिस में कौन हेल्प की, किसने हेल्प, अरे यार सिंथेसिस में किसने हेल्प किया? ईआर ने। लेकिन इनकी मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है? गोल्जी बॉडी, समझ रहे हो? तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या हुआ? गोल्जी बॉडी का फंक्शन हुआ, इट असिस्ट द प्रोटीन वेसिकल्स। ये उनको बताती है कि तुम्हारा काम क्या है यहाँ सेल में। तुमने सेल के बाहर जाना है, जैसे इसने सेल के बाहर जाना है, इसने सेल के अंदर ही घूमना है, इसने मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाना है। तो सबका अपना अपना फंक्शन है, वो कौन बता रही है? गोल्जी बॉडी। तो मैं कह दूं कि ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग का काम है गोल्जी बॉडी का। ट्रांसपोर्ट प्लस पैकेजिंग, है ना? और मैं क्या ये भी कह सकता हूँ मॉडिफिकेशन का काम है। समझ रहे हो? तो इनमें से कुछ भी लिखा आ जाए तो आपने क्या बोल देना आंसर, गोल्जी बॉडी। अब अपन पढ़ते हैं, देखो, इट मॉडिफाई प्रोटीन इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड इनटू ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, अगर देखो जो ये सब्सटेंस लगा है ना, हमने जो ये लगाया सब्सटेंस, ये पर्पल कलर के सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस बने किसके हुए हैं? ये सब्सटेंसेस ये बने हुए हैं ग्लूकोज के। किसके बने हुए हैं? सुन पा रहे हो? ये किसके बने हुए हैं? ग्लूकोज के। अच्छा, अगर ये जो हमारा बुलबुला है ना, ये अगर लिपिड का है तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। अगर जो ये अंदर वाला सब्सटेंस प्रोटीन है तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइको प्रोटीन। समझ रहे हो? अब देखो, तो ये इट हेल्प्स इन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छांटती है कि किसको बाहर भेजना है, किसको अंदर रखना है सेल के। समझ रहे हो? और साथ ही साथ ये नेक्स्ट ऑर्गेनेली प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है जिसका मैं फंक्शन करवाऊंगा। वो भी ऐसा ही गुब्बारा है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। वो कौन है, कौन बनाता है वो? गोल्जी बॉडीज। इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ गोल्जी बॉडी के बारे में। है कोई? अच्छा, सॉरी पेज ही गलत खोल दी। हाँ, इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ। कौन कौन है आज क्लास में? ओके, वी हैव 9 स्टूडेंट्स। तो ईशा को नहीं होगा डाउट, दामिनी को भी नहीं होगा, कमल को भी नहीं होगा। प्रीति, आपको डाउट आया कोई? प्रीति, चलो प्रीति की आवाज नहीं आ रही। रुपिंदर कैसे हो आप? बढ़िया। और चलो बाद में करते हैं रुपिंदर से बात। तो अभी, हाँ, प्राची आपको कोई डाउट है? ओके, नैनिका आपको? ओके, रुपिंदर ने तो किया हुआ है चैप्टर वैसे। हाँ, तो आगे चलते हैं। इट प्रोड्यूस लाइसोसोम्स। अच्छा, अब देखो ये बात सुनो, अपना गोल्जी बॉडी का ये तो मेन फंक्शन है। ये क्या है? मेन फंक्शन। देखो, गोल्जी बॉडी से बोलते बस आप इतने से फंक्शन परफॉर्म करते हो।
मैंने उससे पूछा गोल्जी बॉडी से, तो गोल्जी बॉडी कहती नहीं सर, ये फंक्शन तो मेरे ऑन द टेबल है, अभी तो मैं अंडर द टेबल तो बहुत सारे और फंक्शन परफॉर्म करती हूँ जो आपको पता ही नहीं है। तो मैंने कहा वो भी बता दो, है ना। तो गोल्जी बॉडी मुझे कहती मैं दो फंक्शन बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो दो फंक्शन याद करनी। याद है आपको मैंने मिडल लेमला पढ़ाया था, प्लांट सीमेंट दो सेल को जोड़ता है, याद है कुछ। तो वो भी कौन डिपॉजिट करवाता है, वो कहाँ से बनती है वो सिग्नेचर, गोल्जी बॉडी से। कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी है। एक ना आपको मैं स्पर्म पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अब देखो जो स्पर्म होता है ना, उसने ना एक, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एग। और एग के आजू बाजू में भगवान जी ने प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत कवच दिया है, समझ लो, बहुत सारे लेयर्स दिए हैं प्रोटेक्शन के लिए। और वो चाहता है सिर्फ एक ही स्पर्म आए और हमारे स्पर्म आए इसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो भगवान जी ने एक स्पर्म को एक हेड दिया था जो इसमें इन लीडर्स को खोरने में, डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। उस हेड का नाम क्या है, एक्रोजोम। क्या नाम है, एक्रोजोम। और इस एक्रोजोम को बनाने में हेल्प कौन करता है, गोल्जी बॉडी। इसको मैं करवाऊंगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। अभी याद रखो कि जो स्पर्म का हेड है जिसको एक्रोजोम बोलते हैं, उसको बनाने में कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के दो अंडर द टेबल फंक्शन कौन से हैं, एक तो एक्रोजोम फॉर्मेशन और दूसरा मिडल लैमेला फॉर्मेशन। कोई डाउट है तो बताओ। ओके, अब आपसे पूछ लेगा कि एंडोनर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट बना के दो। देखो, सबसे पहले याद करो राइबोसोम ने क्या बनाया, पॉलीपेप्टाइड बनाया। क्या बनाया, पॉलीपेप्टाइड, याद है। देखो अब यहाँ बनाता हूँ, चलो यहाँ नहीं बनाते, नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। देखो ये राइबोसोम ने सबसे पहले क्या बनाया, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड अंदर चलेगी, अंदर जाके क्या हो गया, फोल्ड हो गई। जब पॉलीपेप्टाइड फोल्ड हो जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं, प्रोटीन। समझ रहे हो, बाकी तो आप समझ जाओगे। राइबोसोम ने बनाया पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जब कहाँ चलेगी, ईआर की ल्यूमेन में, और क्या बना गया, प्रोटीन पैक्ड इन वेजिकल। फिर क्या हुआ, अच्छा अब एक चीज और सुनो पहले, देखो उसी के साथ, देखो अब यहाँ पर गोजी बॉडी बना दो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। और कोई कह रहे हैं मेरी अंगूठी में तुम्हारा क्या काम है तो बता दो, ठीक है। कोई गोजी बॉडी से दिक्कत तो नहीं है किसी को। देखो ये मेरे क्या है, ये मेरे वेसिकल्स हैं, प्रोटीन पैक्ड। अब ये आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे। बाहर कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। ऐसा ही किया ना अपन ने, अरे हाँ ना बोलो, है ना, ऐसा ही किया ना। आप ना मेरी बात सुनो, एक ऐसी जगह पर बैठा करो जहाँ पर कोई आवाज ना आए, परिंदा तक ना। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना रूम में, तो यहाँ पर जहाँ हूँ मैं, मतलब अगर होम में अदरवाइज तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो वहाँ एयर कंडीशनर लगा होता है। यहाँ पर मैं पंखा तक बंद कर देता हूँ ताकि कोई आवाज़ ना आए। फुल मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लास चलती है। तो आप इतना तो कर सकते हो ना, किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई बैठा ना हो और माइक आपका ऑन रहे लेकिन आवाज़ ना आए, है ना। ज़रूरी नहीं है किचन में ही क्लास लेनी है या भरे भर परिवार में ही लेनी है। एक अकेले बैठा करो जहाँ कोई शोर ना हो, गेट को लॉक कर दिया करो और क्लास लिया करो, ठीक है। अब देखो गोल्जी बॉडी आपकी, सॉरी, ईआर का जो वेसिकल था बना हुआ, वो यहाँ से आया। जहां पर वो एंटर करता है उस फेस को बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या फॉर्मिंग मतलब, स्टार्टिंग वाला, है ना। अब जहां से वो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। समझ रहे हो, फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस। कोई डाउट है तो बताओ। है कोई डाउट, नहीं है तो नो बोलो। ओके, अच्छा अब इसका दूसरा नाम क्या है, सिस फेस। क्या नाम है, सिस फेस। जैसे आप अगर सिस ट्रांस एक ना, मतलब मिरर वगैरह देखोगे ना, तो वहां पर भी क्या होगा, ऐसा मिरर होता है। इसका तीसरा नाम क्या है, बोलो, कनकेव या कन्वेक्स। पक्की बात है, इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वेक्स फेस, ठीक है। उसी तरह से मेचोरेशन, सिस है तो दूसरा नाम क्या होगा, ट्रांस, और तीसरा नाम क्या होगा,
कनकेव फेज। तो इनके नाम है। अब बात आती है कि जब ईआर से वेसिकल बनता है तो गोल्जी बॉडी के कौन से फेज में जाता है? फॉर्मिंग फेज में, कन्वेक्स फेज में, सिस फेज में, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस, है ना? तो बस यही है। और निकलता बाहर कौन से फेज से है? मैच्योरिंग ट्रांस या कनकेव फेज से। ठीक है, तो ये याद रखना ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो, अब आपको समझ आएगा। राइबोसोम ने पॉलीपेप्टाइड बनाए, ईआर में चले गए, उससे प्रोटीन के पैकेट बाहर निकले, वो फ्यूज्ड विद दी सिस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। उन्होंने क्या किया? मॉडिफिकेशन करी सिस ट्रांस ने। जब प्रोटीन पूरा मॉडिफाई हो गया तो कम आउट फ्रॉम दी कौन से फेज से बाहर आया? ट्रांस फेज से। और हमें क्या निकला? या तो लाइसोसोम बन जाएगा, या वो सेल के बाहर भेजा जाएगा, या वो सेल के अंदर घूमेगा। इसको डिसाइड कौन करेगा? गोल्जी बॉडीज। तो क्या आपको इस फ्लो चार्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत है फ्लो चार्ट में? हम्म। ओके, बाकियों को दिक्कत है? हाँ, बाकियों को दिक्कत है क्या? अच्छा, देख रहे थे, कोई बात नहीं। देख लो फिर बताना। फिर ये बोल दिया करो सर 1 मिनट बताते हैं। देख लो, अच्छे से देख लो। लेकिन दही मत जमाया करो अपने मुंह में। आंसर दिया करो, कुछ भी हो वो। ठीक है। ओके, तो गोल्जी बॉडीज के बारे में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइज करते हैं लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम को बनाता कौन है? अरे यार, लिखा भी हुआ है। बनाता कौन है लाइसोसोम को, बताओ। गोल्जी बॉडी। ठीक है। लाइसोसोम की ओरिजिन कैसी है? गोल्जी बॉडीज। और लोकेशन क्या है? ऑर्गेनेली है तो कहाँ रहेगा? इनसाइड द सेल, इंट्रासेलुलर, है ना? अब अच्छा, अब लाइसोसोम का काम पता है क्या होता है? मेरी बात सुनो। सपोज करो तुम्हारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया काम करते करते बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जिस ऑर्गेनेली के पास होते हैं, उस उस ऑर्गेनेली को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। समझ रहे हो? तो लाइसोसोम हैव डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट अदर इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलीज। समझ रहे हो? इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलीज। कई बार क्या होता है, हमें पूरे के पूरे सेल को ही मारना है, तो लाइसोसोम सारे फट जाएंगे और सारी सेल मेम्ब्रेन को खराब कर देंगे, और सारे का सारा सेल ही मर जाएगा। तो सेल खुद की वजह से ही मरा, तो इसको बोलते हैं सुसाइड करना। सेल ने क्या कर ली? सुसाइड। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्या इस पॉइंट में कोई डाउट है? ओके। ओके, एक चीज और नोट करो। जो लाइसोसोम होता है ना, देखो उसका क्या सीन रहता है। जैसे ये आपका क्या है? ये आपका है, मतलब लाइसोसोम। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे जितना भी है ये लिपिड है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की, प्रोटीन की। तो अगर वो चीज जो लिपिड को डिजेस्ट करे, है ना, जो एंजाइम, उसको बोलते हैं लाइपेज। वो लाइपोसोम में लाइसोसोम में पाए जाते हैं। और प्रोटीन को डिजेस्ट करे, उसको बोलते हैं, प्रोटीन किसका बना होता है? पेप्टाइड का, है ना? पेप्टाइड बॉन्ड्स का। तो अगर कोई पेप्टाइड बॉन्ड को डिजेस्ट करे तो क्या बोलते हैं? पेप्टाइडेज। और अगर कोई स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को डिजेस्ट करे तो कार्बोहाइड्रेटेज। और अगर जो हमारे अंदर डीएनए है, डीएनए को डिजेस्ट करे तो डीएनए। बस आपने ए से एस लगाना है। तो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर? पेप्टाइडेज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेटेज और डीएनएज। कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, अब देखो, अब जो भी एंजाइम्स काम पता है कैसे करते हैं? जैसे प्रोटीन प्लस वाटर और टूट जाएगा एक्स वाई जेड में। एंजाइम कौन काम कर रहा है? पेप्टाइडेज। अच्छा, अब जितने भी एंजाइम है, सब सबको ना, जो भी जिस भी कंपाउंड को तोड़ते हैं, तो पानी की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं? पानी की।
तो हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसीलिए इन सारे एंजाइम को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी की मदद से काम करने वाले एंजाइम्स। ठीक है। और ये कौन से पीएच में एक्टिव रहते हैं, एसिडिक पीएच में। समझ रहे हो, मतलब पीएच एसिडिक चाहिए इनको। अब कोई डाउट है तो बताओ मुझे। बाकी को है या फिर से दही जमा लिया। ललित, ललित कोई डाउट है, क्लियर है तो फिर बोलो ना। हाँ, मैंने ये बोला कि लाइसोसोम का अगर जब सेल बूढ़ा हो जाता है ना, तो लाइसोसोम है जैसे ये, है ना, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट जाती है। जब ये फटेगी तो जो अंदर वाले एंजाइम है ना, ये अंदर वाले एंजाइम, ये सारे सेल को खराब, मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो सेल को ही मार देते हैं। तो इसका मतलब सेल ने क्या कर ली, सुसाइड, अपने आप ही मर गया, है ना, अपने अंदर से ही मर गया। तो उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, यानी सुसाइड करने में हेल्प करने वाले बैग, लाइसोसोम को बोलते हैं। समझ आया। ये पेज नहीं आपने करना, ये आपके कवरेज क्षेत्र के बाहर की बातें हैं, ये नहीं करना। बस आपको बस याद रखो, ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है, ये गोल्जी बॉडी है, ये वेसिकल है, और ये मॉडिफाइड वेसिकल है। और ये क्या है, क्या बना है यहाँ से, प्राइमरी लाइसोसोम। ये आपने नहीं याद करना, पेपर में आ भी गया तो कोई बात नहीं, आएगा ही नहीं, पक्की बात है। तो ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। इस पेज में नहीं है, क्योंकि पढ़ाया नहीं मैंने। ठीक है, लाइसोसोम आपका कंप्लीट होता है। ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। सैप वैक्यूल, अच्छा वैक्यूल पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा सेल है ना, हमारे सेल में, हमारा नहीं, प्लांट के सेल में, या चलो प्लांट के सेल में मान लो, एकदम गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बड़े बड़े। वो इतने बड़े होते हैं कि न्यूक्लियस को भी साइड कर देते हैं। इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर में क्या होता है, पानी और सब मिनरल लाइन स्टोर होते हैं। क्या स्टोर होते हैं, पानी और मिनरल लाइंस। ठीक है। इन पानी और मिनरल लाइंस का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिक्सचर, उसको क्या बोलते हैं, सैप। क्या बोलते हैं, सैप। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वैक्यूल। समझ लो। और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जो इसका आवरण है, उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को। ठीक है। तो इस बड़े सारे गुब्बारे को क्या बोलते हैं, बोलो। ओके। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, अच्छा, अब जो इसकी मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल की, टोनोप्लास्ट। ठीक है। ओके। अब देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले सैप वैक्यूल की। अच्छा, अब सैप वैक्यूल का काम क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो। सपोज करो आपके अंदर पानी जा रहा है, आपके सेल के अंदर, है ना। तो सेल के अंदर जो पानी जाता है ना, आपको ट्रांसपोर्ट में समझाऊंगा एक्चुअल मैकेनिज्म। अब जो इसके अंदर ये वैक्यूल है, पहले पानी सेल के अंदर जाता है, फिर पानी किसमें स्टोर रहता है, वैक्यूल में, है ना। वो सेल से आप जो बना देते हैं। तो जब पानी स्टोर रहता है ना, तो जो वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाता है, तो तुम्हारा सेल तना रहता है, टर्जिड रहता है। तो टर्जिडिटी हेल्प करने में मेंटेन करता है। लेकिन अगर सेल को तुमने फ्लैसिड बनाना है, यानी ऐसा बनाना है ना, तो पानी बाहर चला जाता है। कुल मिला के वैक्यूल टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, यानी पिचकाने में और फर्स्ट क्लास तने रहने में हेल्प करते हैं। कौन से वैक्यूल, सैप वैक्यूल। ठीक है। अगर पानी सेल से, अच्छा, अब देखो ये पाइप में जाते हैं। देखो जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ द लीफ, है ना, उसके जो सेल्स होते हैं, उनको अपनी शेप, कभी कभी वो तने तने रहते हैं ऐसे। जब तने रहते हैं तो छेद बन जाता है एक्सचेंज के लिए। जब वो फ्लैसिड हो जाते हैं तो छेद बंद हो जाता है। तो कौन हेल्प करता है, वैक्यूल ही हेल्प करती है उनको अपनी शेप को चेंज करने में। समझ रहे हो। टू मेक प्लांट्स एट टर्जिट सोल्यूट, और सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हाई इनसाइड द वैक्यूल। अगर उसको टर्जिट बनाना है तो क्या होगा, सब्सटेंसेस अंदर काफी ज्यादा हो जाएंगे वैक्यूल के। फॉर दिस टोनोप्लास्ट,
द एंगल अपॉन व्हिच आयंस मूव इनसाइड द वैक्यूल। बस आप याद रखो कि टोनोप्लास्ट में चीज़ें अंदर मूव करने स्टार्ट कर देती है। वहीं पर अगर शेल को फ्लैसिड करना है तो चीज़ें बाहर मूव करनी स्टार्ट कर देंगी। इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ, ये नहीं याद करना। आपने बस इतना याद करना है कि सैप वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल है जो प्लांट की टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, गार्ड सेल में पाया जाता है, बस इतना याद करना है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। दैट्स इट। जितना मैंने बताया इसमें कोई डाउट है तो बताओ। टची कोई डाउट है? देख लो, अगर कोई है तो बता दो। ठीक है, तो अच्छा, अब सैप वैक्यूल क्या स्टोर करता है? सैप। उसी तरह से अगर कोई फूड वैक्यूल है तो वो क्या स्टोर करेगा? फूड। ठीक है, अब ये मैंने शायद उल्टा लिखा हुआ है, ये मैंने शायद उल्टा लिखा हुआ है। एक मिनट को देख लेते हैं अपन, उल्टा भी है या नहीं। हाँ, तो अभी यहाँ पर अमीबा आ जाए तब भी ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या लिख देना आपने? प्रोटिस्ट। अमीबा काट के प्रोटिस्टा कर देना। आपको आगे पढ़ाऊंगा कि प्रोटिस्टा अमीबा का ही पार्ट है, मतलब अमीबा प्रोटिस्टा का ही पार्ट है, लेकिन प्रोटिस्टा कर देना। अब जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, उन्होंने अपने अंदर ना, वो ऐसे होते हैं, वो ए सेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल के बने होते हैं। उन्होंने अपने अंदर खाना लेके जाना है, तो खाना पता है कैसे लेके जाते हैं? सपोज करो जैसे बाहर ये रहा खाना, है ना, वो क्या करेंगे, खाने को पहले तो खाने को पास में बुलाएंगे, मतलब खाने के पास चले जाएंगे, फिर ऐसे करके खाने को कवर कर लेंगे, फिर कवर करके इसको अंदर आ जाएगा ये, और ये खाना अंदर आ गया, और इसको गायब कर देंगे। मतलब वो चीज़ अंदर ही चली गई ना, तो गायब तो होनी थी, है ना। तो ये किस, इसका मतलब अब जो ये अंदर जो गुब्बारा बना खाने वाला, है ना, जो अंदर खाने वाला गुब्बारा बना, इसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूम। फूड वैक्यूम, स्यूडोपोडिया इसको नहीं बोलते, समझ लो। स्यूडोपोडिया बता दो किसको बोलते हैं। देखो, जैसे ये अमीबा है ना, जब अमीबा मूव करता है ना, तो वो क्या करता है, बाकी सभी जगह पर गायब हो जाता है, एक एक दो वो बनाता है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, जिसकी मदद से वो मूव करता है। समझ रहे हो? तो फूड वैक्यूल समझ आया सबको? है ना। तो ये फूड वैक्यूल, देखो ये बन रहा है फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल एफ भी लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, फूड वैक्यूल फ्यूजेस विद लाइसोसोम। अच्छा मेरी बात सुनो, अब याद करो लाइसोसोम में क्या होता है? डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो फूड वैक्यूल क्या करता है? लाइसोसोम के साथ, ये लाइसोसोम फ्यूज करके जिसके अंदर का खाना, उसकी डाइजेशन हो जाती है। समझ लो, ये छोड़ भी सकते हो लाइन। आप याद रखो कि जो प्रोटिस्टा है उसमें एक वैक्यूल मिलता है जिसका काम है फूड, फूड को अंदर लेके जाना। उस वैक्यूल का नाम क्या है? फूड वैक्यूल। बस इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। ठीक है, अब दूसरा काम। अब कुछ ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पानी में, है ना। कुछ यूग्लिना प्रोटिस्ट, है ना, तो उनके अंदर क्या है? पानी जा रहा है। सपोज करो पानी है, पानी है, तो उनके अंदर क्या है? पानी जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। उनकी कंसंट्रेशन ऐसी है कि पानी जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा चला गया तो फट जाएंगे ना। अगर किसी चीज़ में सेवगी पानी में भिगोए रखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सेवगी फट जाएगी, अगर बहुत टाइम पानी में भिगोए रखोगे तो। ऐसे होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? ऊंचा सुनता है सबको मुझे लगता है, बाकी अभी भी नहीं बोल रहे। चलो, ये क्या है कि अब एक्चुअली अलीशा भी क्लास में नहीं आ रही, सोफिया भी नहीं आ रही, वो भी रेगुलर मतलब सही जवाब देते थे। तो देखो, अब जब पानी अंदर चला जाएगा तो फट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वो पानी ना एक गुब्बारे के आजू बाजू में इकट्ठा हो जाता है, जैसे रेड कलर की ड्रॉप्स, वो सारी ड्रॉप्स इसके अंदर चली जाती है। एक्चुअली वो छोटे छोटे वैक्यूल है जो बन के बड़ा वैक्यूल बनाते हैं, लेकिन आप छोड़ो उस मैकेनिज्म को। आप बस याद रखो कि वो सारी ड्रॉप्स क्या करते हैं,
मिल के गुब्बारे के अंदर चली जाती हैं, गुब्बारा बड़ा हो गया, फिर वो गुब्बारा इतना बड़ा हो गया, फिर वो गुब्बारा बाहर मेम्ब्रेन के साथ लग जाता है, सारा पानी को बाहर फेंक देते हैं, पानी अंदर गया और पानी बाहर चला गया। तो इससे क्या होता है, ये फटता नहीं है हमारा सेल, समझ रहे हो। तो इस वैक्यूल को जो कॉन्ट्रैक्शन की मदद से हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म में से काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कहाँ मिलता है, अमीबा यूग्लिना में, अमीबा यूग्लिना दोनों में मिलते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है इनकी, वाटर एंटर इन द सेल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिमूव द एक्सेस वाटर, वाटर बाहर। कोई डाउट है तो बताओ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। हाँ हाँ, ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे बिल्कुल, मतलब पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, उसी को तो ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। ओके। अच्छा, अब फूड वैक्यूल क्या के अंदर क्या स्टोर होता है, फूड, आसान सी तो बात है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर क्या स्टोर होता है, वाटर। सैफ वैक्यूल के अंदर सैफ। अच्छा, वो कौन सा वैक्यूल है जो प्रोटिस्टा में पाया जाता है और खाना डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब खाना खाने में हेल्प करता है, फूड वैक्यूल। वो कौन सा वैक्यूल है जो सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। मुझे पता था यही आंसर दोगे। टर्जिडिटी मेंटेन करने में सैफ वैक्यूल हेल्प कर रहा है। अच्छा, वो कौन सा वैक्यूल है जो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है। अब वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो फूड डाइजेशन में हेल्प कर रही है, ध्यान से सुनना, फूड डाइजेशन, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोजाइम नहीं, लाइसोजाइम कहीं और काम आएगा, वो रहता है पॉइंट सेल वॉल वाला, तो लाइसोसोम बोलना है। अच्छा, वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो चीज़ों को बांटती है कि तुम बाहर जाओ, तुम अंदर जाओ, सोर्टिंग ऑफ द मटेरियल में हेल्प करती है, बोलो। गोल्जी बॉडी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन और sorting में हेल्प करती है। वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब अगर मुझे सीक्वेंस में लिखनी हो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की ऑर्गेनेलीज, तो मैं कैसे सबसे पहले किसको लिखूंगा, किसको लिखूं, हम्म, वेरी गुड, किसको लिखूंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद गोल्जी बॉडी से बाहर क्या निकलता है, लाइसोसोम। ठीक है। तो वैक्यूल की पोजीशन ना चेंज हो जाती रहती है वैसे तो, कभी यहाँ कभी यहाँ, लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर वैक्यूम की एक्चुअल पोजीशन क्या है, इनके बीच में आएगी मेरे हिसाब से, बट हाँ, मैं कल वाली क्लास में कंफर्म करके देखूंगा, बताऊंगा कि वैक्यूम की पोजीशन कहाँ आनी चाहिए। ठीक है। तो इन तीनों की पोजीशन तो ऐसी है, सबसे पहले क्या आएगा, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। ठीक है। तो ठीक है, इसी से आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होता है। किसी को कोई डाउट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको रीड कैसे करना है। हाँ, देखो, पहले आपकी एनसीईआरटी क्या पढ़ाती है आपको कि वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन इज डिस्टिंक्ट, सभी अलग अलग हैं लेकिन कुछ एक साथ फंक्शन करती हैं, जो कि ये चार का नाम लेती हैं, और ये क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहली है ईआर, फिर गोल्जी बॉडी, फिर लाइसोसोम और फिर वैक्यूल, ऐसे याद कर लेना, इनका सीक्वेंस भी यही है एक्चुअली में। तो पहले ईआर, फिर गोल्जी बॉडी, फिर लाइसोसोम, फिर वैक्यूल। ठीक है। तो ईआर दो तरह की होती है, आरईआर और एसईआर। आरईआर कहाँ मिलती है, जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करते हैं। गोल्जी बॉडीज कमीलो गोल्जी ने बनाई थी, साइज वाइज मत याद करना। एक कन्वेक्स फेस है, सिस फॉर्म, अरे यार आपने गलत करवा दिया मुझे लगता है, याद करना, ये जो
फॉर्मिंग फेस को कन्वेक्स फेस बोलते हैं, कनकेव नहीं बोलते। मुझे लगता है अपन ने कनकेव किया वहाँ। तो सही बोला है? ओके देन फाइन। ठीक है। तो ये भी हो गया अपना, है ना? काम क्या क्या है इनका? पैकेजिंग का काम है। पता है, जो जब हमने पिछला बैच चलाया था ना, तो मैं एक एक लाइन रीड करवाता था, लेकिन तब टाइम बहुत लगता था, है ना? तो अभी आप खुद से रीड करना। और जब वो गोल्जी बॉडी से पास होता है, अगर प्रोटीन पास हुआ तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड हुआ तो ग्लाइकोलिपिड। लाइसोसोम है, वो उसका पीएच कौन सा होता है? एसिडिक। उसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज, है ना? फिर आता है वैक्यूल। वैक्यूल कैसे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये याद कर लेना कि सेल का बहुत सारा वॉल्यूम यही ऑक्यूपाई करता है ना? अब उसमें सेल सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, या दूसरे नॉट यूजफुल सेल्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं। कोई भी डाउट है तो बताओ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मेरी तरफ से कंप्लीट है। ओके। तो हमने अब क्या क्या कर लिया? हमने प्लास्टिड भी पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिया। कल हम राइबोसोम और साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स खत्म कर देंगे। परसों हम एक दिन में न्यूक्लियस खत्म कर देंगे। दो, तीन तीन दिन और लगेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मतलब इसके अलावा बड़ा अगर एमबीए और जेनेटिक्स हैं इससे बड़े। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप लोग जा सकते हो। वेलकम। ओके।